नमस्कार दोस्तों। बैंकर्स लाइब्रेरी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम जो है आरएम 2.0 बैच को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिस्क वेट। यानी बेसल नॉर्म में जिस रिस्क वेट जिसका सीधा कनेक्शन होता है आरबीआई के कैपिटल एडिक्वेशन नॉर्म के साथ और बेसल फ्रेमवर्क से सीधा रिलेशन है जिसका। अब 1980 के टाइम पे क्या हुआ था, बड़े बैंक, बहुत सारे बैंक कोलैप्स हो गए थे। जैसे लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस और यूएस का सेविंग और लोन क्राइसिस। इससे पूरा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जो हिला हुआ था। तब वर्ल्ड के मेजर जो सेंट्रल बैंक ने थे वो एक साथ आए और उन्होंने जो है 1988 में बेसल, यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस की जो है उन्होंने फाउंडेशन रखी थी। आइए हम बेसल को जान लेते हैं। बेसल इज द नेम ऑफ द सिटी। बेसल क्या है? एक सिटी का नेम है इन द स्विट्जरलैंड के अंदर, वेयर इंटरनेशनल बैंकिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड वर डेवलप्ड। जो सबसे पहले 1988 के अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड वहां पे निश्चित किए थे। दीज स्टैंडर्ड आर नोन एज बेसल नॉर्म। इन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? बेसल नॉर्म बोलते हैं और बेसल फ्रेमवर्क बोलते हैं। दे आर इश्यू बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। कई बार आपसे बीसीबीएस की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, तो उसकी फुल फॉर्म है बी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और जिसका हेडक्वार्टर है एट द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1974 आफ्टर कोलैप्स ऑफ द बैंक हेरेस्टेट इन जर्मनी। जो जब कोलैप्स हुआ था उसके बाद जो है बनाने शुरू हुई ये, विच हाईलाइटेड द नीड फॉर द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इन द बैंकिंग रूल। उसका मकसद था कि एक जो है कुछ हाई स्टैंडर्ड जो है इसके बनाए जाए। पर्पज ऑफ बेसल नॉर्म, इसका मेन पर्पज क्या था? इंश्योर दैट बैंक रिमेन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, कि बैंक जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे। रिक्वायर बैंक टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल टू ऑब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस, और बैंकों के पास सफिशिएंट कैपिटल हो ताकि वो ऑब्जॉर्व कर सके जो पोटेंशियल लॉसेस हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। प्रमोट रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग एंड अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर, और ज्यादा एक्सपोजर ना दे वहां पे, और जो है रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग जो है वहां पे ले वो। स्ट्रेंथन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अगेंस्ट क्राइसिस, और जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को। इसी के बाद जो है बेसल 1988 के अंदर आया था, जिसका मेन क्रेडिट फोकस एरिया था, क्रेडिट रिस्क था उस टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिस्क वेट, और ये रिस्क वेट का कंसेप्ट लेके आए थे कि जो है हमें जो है कितनी कैपिटल किस लोन के अगेंस्ट में रखनी है। अगर वो लोन नहीं आता है हमारा तो बैंक जो है वो ज्यादा फर्क ना पड़े इसके लिए। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उस टाइम पे उन्होंने रखी थी 8%। इंडिया अडोप्टेड इन 1992, यानी 1988 में लागू मतलब ये बना था बेसल वन, और इंडिया ने अडोप्ट किया 1992 विद 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए उन्होंने बोला था 8% रखनी है, और इंडिया ने क्या किया, इसको थोड़ा ज्यादा सेफ्टी मार्जिन लेके उसको बोला कि मैं 9% रखूंगा। इसका मतलब क्या होता है आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या है, 8% से क्या मतलब है, 9% से क्या मतलब है। मतलब आरबीआई सॉरी बेसल वन ने ये बोला कि हर किसी लोन को रिस्क के हिसाब से रिस्क वेट दिया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट गारंटी वाले लोन को अलग रिस्क वेट दिया जाता है, वहाँ पे हाउसिंग को अलग, कॉरपोरेट को अलग। इसी तरीके से फिर बेसल टू आया 2006 के अंदर, जिसके अंदर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को जो है कवर कर किया है उसने। और इसमें इंट्रोड्यूस किए उन्होंने थ्री पिलर। कई बार पूछा गया है बेसल के थ्री पिलर कौन से हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो बेसल के थ्री पिलर क्या है? देखिए मैं आपको जो है थोड़ा सा बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज का बेसिक पता होगा तो आपके सामने जैसे ही एमसीक्यू आएंगे आप उसका इजिली आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे थ्री पिलर कौन से हैं बेसल के? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन।
कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन से है, या फिर इनमें से कोई एक बदल देगा और वो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेसल के 3 पिलर कौन से हैं? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। उसके बाद बेसल 3 आया 2010 के अंदर। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये आया। यहाँ पे कैपिटल क्वालिटी, लिक्विडिटी रेशियो और लीवरेज की बात की गई, और यहाँ पे जो है कोई नया पिलर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बस उसी को स्ट्रेंथन किया गया। इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर CET1, लीवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड इम्प्रूव्स रीसाइलेंस पोस्ट 2008। 2008 के क्राइसिस के बाद जो है ये इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1988 में आया था, इंडिया में अडॉप्टेड 1993 में हुआ था, उसमें कैपिटल, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल है आना ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में कि 8% उन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा था। हमने जब वो उसको जो है सेफ्टी रखते हुए 9% रखा। बेसल 2 के 3 पिलर है, कौन कौन से? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन, और ये कवर करता है क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को। और 2008 के क्राइसिस के बाद जो है 2010 में बेसल 3 आया, CET1, टायर 1 और लीवरेज 1, जिसके लीवरेज रेशियो जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब रिस्क वेट क्या है इसको समझ लेते हैं। आपको और किसी भी क्लास में ये इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा जितना अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप यकीन मानिए, और भी हमारी क्लासेस के साथ साथ हमारी जो है और भी अदर क्लासेस जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, KYC की, NIF की, ओम्बड्समैन की, और भी जो टफ टफ टॉपिक, आपके करंट अकाउंट वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसको इतना इजी तरीके से हमने कराया है। सिक्योरिटी एंड चार्जेस, बैंकर रिलेशन, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, आप इसकी वीडियो एक बार देखेंगे तो आपके नंबर जो है वहां पे फाइनल होते चले जाएंगे। आज भी क्लास भी ऐसी है, इतना आसान तरीके से करा दिया है कि इतना कंफ्यूजिंग होने के बावजूद लेटेस्ट जो है अमेंडेड डाटा के साथ हम आपको करवा रहे हैं। ऐसा नहीं आपको कोई पुराना पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग जो है अपना कोर्स बेच रहे हैं और उसके बाद भी जो है पुराना डाटा आपको दे रहे हैं। तो इनसे जो है थोड़ा ध्यान रखिए। आप जो है लेटेस्ट डाटा से गो थ्रू होए, ना कि पुराना डाटा। पुराना डाटा पढ़ने से क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, चेंजेस हुई थी लास्ट में, तो कई लोगों ने उसको अपडेट नहीं किया है और अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपना कोर्स बेचें, बट मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप 5-10 साल पुरानी वीडियो ना बेचें, और अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो स्टूडेंट को वेल इन टाइम पे इन्फॉर्म करें। मेरा कोई और, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिस्क वेट क्या होता है, अगर लोन है 100 रुपए का और रिस्क वेट है 100, तो इसका मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी होगी? 9। कितनी कैपिटल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी? 9 रुपए की। और अगर रिस्क वेट है मान लीजिए, क्योंकि 9 क्यों? क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहती है ना 9 रुपए उसको चाहिए। तो अगर लोन आपका 100 रुपए का है, रिस्क वेट है 35 रुपीज, 35% का, जिस तरीके से आप हाउसिंग लोन के अंदर होता है 35 और 100 होता है, 35 और 52 होते हैं। तो अगर ये 100 रुपए का लोन है, रिस्क वेट 35% है, तो अब आपको कितनी कैपिटल चाहिएगी? 100% वाले में 9 चाहिए, तो 35 में कितनी चाहिए? 9 का 35%, 3.15 रुपीज। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे कॉर्पोरेट लोन है, 100 रुपए का लोन दिया, रिस्क वेट 100% है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, तो हमें कितना पैसा कैपिटल अपने को यहाँ पे सुरक्षित रखनी पड़ेगी? 9 रुपए की। और अगर हाउसिंग लोन की हम बात करें तो वहां पे रिस्क वेट कम है, कैपिटल एडिक्वेशन 9 है, तो यहाँ पे 35%, 9 रुपए का 35%, 3.15 रुपीज आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर लोन हाई रिस्क की है तो ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बैंक को कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर लोन कम रिस्क की है तो लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आइए अब रिस्क वेट कर लेते हैं। कैश बैलेंस के ऊपर जो है कितना रिस्क वेट होता है? 0। एक्सपोजर टू RBI, RBI को जो एक्सपोजर दिया जाता है उस पे भी हमारा, क्योंकि वहां पे वो लेस, जो कितना, जितना कम रिस्क की होगा वहां पे उतना ही रिस्क वेट जो है कम होगा।
एक्सपोजर टू आरबीआई के अंदर 0% रिस्क वेट होता है, एक्सपोजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट 0% रिस्क वेट, एक्सपोजर टू स्टेट गवर्नमेंट 0% रिस्क वेट, लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 0% रिस्क वेट, लोन गारंटीड बाय डीआईसीसी सीजीटीएमएससी 0%, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड अवर जीसीएल 0। यानी यहाँ पे हमने देखा इतने सारे जो है यहाँ पे रिस्क वेट 0 है, यानी इनके अगेंस्ट में आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोन गारंटीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 20% रिस्क वेट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट और आया था, ये तो है अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप लोन देते हैं तो उसका 0% रिस्क वेट है। अगर कोई लोन को स्टेट गवर्नमेंट ने जिसकी गारंटी दे रखी है तो उसके अगेंस्ट में आपको 20% रिस्क वेट है, यानी आपको उसका 9% का 20% कैपिटल रखना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। एक्सपोजर टू इंडियन बैंक विद सीआरएआर ऑफ अगर आरबीआई के अकॉर्डिंग है तो वहां पे भी जो है 20%। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन टू डोमेस्टिक कॉर्पोरेट को अगर लोन दिए गए हैं इंक्लूडिंग एनबीएफसी, लॉन्ग टर्म लोन की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म इन दोनों की रिस्क रेटिंग जो है अलग अलग तरीके की होती है। ये देखिए रेटिंग अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन किस रेटिंग पे कितना रिस्क वेट होगा वो हम समझ लेते हैं। ट्रिपल ए रेटिंग पे 20%, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में A1 रेटिंग पे 20%, यहाँ पे डबल ए रेटिंग पे 30%। यहाँ यहाँ इस तरह से चल रहा है A1 प्लस A1 A2 A3 A4 एंड डी। और यहाँ पे क्या चल रहा है ट्रिपल ए डबल ए ट्रिपल बी डबल बी एंड बिलो एंड अनरेटेड, यहाँ ऐसे चल रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रिपल ए की रेटिंग जो भी अकाउंट है आपके तो उसमें रिस्क वेट रहेगा 20%, डबल ए रेटिंग वाले 30%, ए रेटिंग वाले 50%, ट्रिपल बी वाले 100%, डबल बी एंड बिलो वाले 150% और अनरेटेड को कितना करना है 100%। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म वालों की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों इकट्ठे मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा रेगुलेटरी रिटेल लोन पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग एजुकेशन लोन, अगर रिटेल पोर्टफोलियो को लोन दिया है आपने, रिटेल पोर्टफोलियो का लोन दिया है तो उसका रिस्क वेट होगा 75%। कितना होगा 75%। अब रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का क्या मतलब है इसको कर लेते हैं। लोन मैक्सिमम ऑफ 7.5 करोड़, लोन क्या हो मैक्सिमम कितना 7.5 करोड़, और एनुअल सेल लेस देन 50 करोड़, और एनुअल की सेल कितनी होनी चाहिए लेस देन 50 करोड़, वो आएगा रिटेल पोर्टफोलियो। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो में कौन आएगा लोन मैक्सिमम अप टू 7.5 करोड़ और एनुअल सेल होनी चाहिए लेस देन 50 करोड़, वो रिटेल रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो उसके ऊपर रिस्क वेट कितना होगा 75%। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर इंक्लूडिंग लोन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट शेयर, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के अंदर रिस्क वेट है 125%। क्रेडिट कार्ड पे रिस्क वेट है 150%। ये दो जो है लास्ट में जो है कई बार इनमें चेंज हुआ घटे बढ़े, एज ऑन टुडे जो है ये यही रेटिंग है। क्रेडिट मार्केट एक्सपोजर पे 125% और क्रेडिट कार्ड पे रिस्क वेट है 150%। पर्सनल लोन कंज्यूमर लोन का रिस्क वेट है 125%, यानी पर्सनल लोन कंज्यूमर लोन का रिस्क वेट है 125%। व्हीकल लोन का रिस्क वेट इज 100%। माइक्रो फाइनेंस कस्टम कंज्यूमर लोन पे है 100%। स्टाफ लोन अगर आपको स्टाफ लोन देता है तो ज्यादातर हमारा इसमें ये मत रहेगा कि 0% होगा वो, लेकिन नहीं है। स्टाफ लोन वो भी अगर सिक्योर्ड भी है बाय मॉर्गेज और चार्ज ऑन सुपर एनुएशन बेनिफिट का भी चार्ज उस पे है तो भी रिस्क वेट 20% होगा। अगर कोई बिना क्लास किए हुए चला गया तो वो इसको जीरो करके आएगा कि जीरो होता हुआ, क्योंकि हमें लगता है स्टाफ लोन तो सुरक्षित है लेकिन वहां का रिस्क वेट कितना है 20%। ये तो हुआ वो जो ये अगर कोई मॉर्गेज है और या फिर सुपर एनुएशन बेनिफिट पे चार्ज है।
अगर कोई स्टाफ अनसिक्योर्ड लोन लेता है तो भी रिस्क वेट इज 75%। वेंचर कैपिटल पे रिस्क वेट इज 150%, अदर एसेट पे 100%, अदर लोन पे 100%। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन हम इसको इतना आसान बना देंगे कि आप क्वेश्चन के फटाफट से आंसर कर पाए। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें तो वहां पे 3 कैटेगरी कर दी गई है। अप टू 30 लाख एलटीवी। एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू, यानी कितनी जितनी वैल्यू थी उसका कितना परसेंट लोन दिया गया। लोन टू वैल्यू, वैल्यू का कितना परसेंट लोन दिया गया। ये कहता है अगर लोन कितना है, अप टू 30 लाख है और एलटीवी लेस देन इक्वल टू 80 है तो रिस्क वेट होगा 35%। और अगर ये लोन 30 लाख का ही है लेकिन अगर एलटीवी है 80% से ज्यादा और 90 से कम तो वहां पे क्या होगा, रिस्क वेट 50। आप देखेंगे हाउसिंग लोन में दो तरीके की रिस्क वेट है, एक 35%, एक 50। जहां पे कम लोन दिया है, देखिए लोन टू वैल्यू जहां पे कम दी है आपने 80 से कम दिया है तो वहां पे 35, और अगर 80 से ज्यादा दिया है तो वहां पे 50। या फिर देखिए ये क्योंकि क्या होता है कि वो कहता है कि आरबीआई को लगता है कि ये ज्यादा रिस्की है, अगर 80 से ऊपर आपने लोन दिया है तो वो ज्यादा रिस्की है, इसलिए ज्यादा रिस्क वेट यहाँ पे किया है। अगर 30 से 75 है और लेस देन 80 वहां पे एलटीवी है तो भी कम रिस्की है 35। अगर 75 लाख से ज्यादा का लोन है और एलटीवी 75 से कम है तो भी 50, क्योंकि यहाँ पे लोन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये रिस्की होने के कारण रिस्क वेट दो ही हुए, 35 और 50। कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए है तो वहां पे रिस्क वेट 75%। और कमर्शियल रियल एस्टेट अगर अदर ऑफिस मॉल वगैरह के लिए है तो वहां पे 100%, क्योंकि ये तो अगर वहां पे रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बनाएगा तो लोगों को बेचेगा, इसका मतलब ये पैसा तो सुरक्षित है, इसलिए इस पे रिस्क वेट कम है और इस पे ज्यादा है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा आसान मैंने बना दिया है। अप टू 30 लाख अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो 35%, अप टू 30 लाख 80 से ज्यादा और 90 तक का एलटीवी है लोन टू वैल्यू है तो 50%, 30 से 75 लेस देन 80 है तो 35%। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 80 तक है तो कम रिस्क है तो 35, अगर 80 से ज्यादा अगर आपको लोन दे रहे हो आप तो 50, अगर वहां पे 80 से कम में दे रहे हो तो 35 फिर घट गया। और अगर लोन का अमाउंट बढ़ जाता है 75 लाख से ज्यादा तो वहां पे रिस्क वेट 50 हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भूलेंगे नहीं ये। कमर्शियल रियल एस्टेट का मैंने आपको बता दिया, अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए है तो 75, अदरवाइज 100। देखिए लो जो एलटीवी होगा, जहां लोन टू वैल्यू कम होगी वहां लोअर रिस्की वेट होगा, लेस रिस्की होगा। हायर लोन अमाउंट और हायर एलटीवी जो है हायर रिस्क वेट बनाती है, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ती है। कमर्शियल रियल एस्टेट लोन कैरी मच हायर रिस्क देन द हाउसिंग लोन। देखेंगे यहाँ पे 35 और 50 है और इसका रिस्क वेट ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है। अगर मकान की वैल्यू 100 लाख रुपए है और बैंक 80 लाख रुपए लोन देता है तो इसका मतलब लोन टू वैल्यू, लोन कितना मिला इसकी वैल्यू का, तो 80% मिला, इसको बोलते हैं एलटीवी। अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन था एलटीवी क्या होती है, तो मान लीजिए एक मकान की वैल्यू है 100 लाख रुपए और बैंक आपको देता है उसके अगेंस्ट में 80 लाख रुपए का लोन, तो इसका मतलब लोन टू वैल्यू इज 80%। ठीक है, 80% जो है आपको लोन दिया है, दैट इज ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। आइए हम इसके अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की सही से और आपको ये भी पता लगेगा कि आपको कितना समझाया हुआ समझ आया है। What is the risk weight for exposure to RBI? RBI को अगर कोई एक्सपोजर हमने दिया है तो उसका रिस्क वेट क्या होगा? 0%, बी 10%, सी 20%, डी 50% या ई 100%। कौन सा देना है? आरबीआई को जो एक्सपोजर दिया जाता है उस पे रिस्क वेट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उस पे रिस्क वेट है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी रिस्क वेट ऑफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लोन सेंट्रल गारंटीड गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड लोन का रिस्क वेट कितना है? ए 0%, बी 20%, सी 0% या डी 50% या ई 100%। और इसका राइट आंसर है 0%। ए और सी दोनों सेम लग गए तो यहाँ पे 10 लगा लीजिएगा, ये 10 मान लीजिए। इसको जो है आप मान लीजिए कि ये 0 ना होके यहाँ पे कितना है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू स्टेट गवर्नमेंट कैरी व्हाट रिस्क वेट? स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर स्टूडेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपोजर जो देना है उसमें रिस्क वेट क्या रहेगा? ए 0%, बी 10%, सी 20% या डी 50% या ई 100%। और इसका राइट आंसर है 20%। अगर वहां पे गारंटी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने तो 0%, अगर एक्सपोजर है गवर्नमेंट का तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन गारंटीड बाय डीआईसीजीसी और सीजीटीएमएससी कैरी व्हाट रिस्क वेट? अगर इन्होंने लोन को गारंटी किया है तो रिस्क वेट कितना रहेगा? ए 0%, 10%, 20%, 50% या 100%। और इसका राइट आंसर है 0%। जो डीआईसीजीसी और सीजीटीएमएससी गारंटी जिसकी दे देता है उस पर रिस्क वेट रहता है 0%। इसका मतलब वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन कॉर्पोरेट विद ट्रिपल ए रेटिंग कैरी व्हाट रिस्क वेट? जो ट्रिपल ए रेटिंग के लोन है उनका रिस्क वेट क्या होगा? ए 0%, बी 10%, सी 20%, डी 50% या ई 100%। इसका आंसर सोच के दीजिएगा, आराम से, टेक योर टाइम। ट्रिपल ए रेटिंग, मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि जो सबसे ऊपर का जो था वहां पे, सबसे ऊपर का जो था वो ट्रिपल ए ही से स्टार्ट हो रहा था। तो उसका राइट आंसर क्या है? 20%। वहां पे देखिए रेटिंग इस तरीके से थी, सबसे पहले था 20%, उसके बाद था वहां पे 30%, फिर दोनों को जोड़ दो तो कितना था? 50%, और फिर था वहां पे ऊपर वाले सभी को जोड़ दो 100%, और फिर इन दोनों को जोड़ दो कितना था? ये याद रखने की टेक्निक है, 150%। इस तरीके से याद रखिए, ये था ट्रिपल ए, 3A वाला ये था, उसके बाद डबल ए वाले का ये था, उसके बाद जो है आपका ए वाले का ये था, उसके बाद जो है ट्रिपल बी का जो है वो ये था, ट्रिपल बी वाले का ये था, और लेस उसके बाद जो है डबल बी एंड बिलो, डबल बी एंड बिलो का कितना था? 150%, और अनरेटेड का तो अलग था, वो था 100%। तो ये याद रखने का तरीका है। ट्रिपल ए लिख देता हूँ फिर, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए 20, 30, दोनों को जोड़ दो 50, 50 और ऊपर वाले सभी को जोड़ दो 100, इन दोनों को जोड़ दो 150, और उनका 100 है ये। तो ट्रिपल ए रेटिंग वाले का क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे इसका आंसर है ए, कौन सा? सी 20%। व्हाट इज द रिस्क वेट फॉर लॉन्ग टर्म लोन ए रेटेड? अभी अभी जो मैंने आपको बताई थी टेबल, उसमें ए रेटेड का बताइए क्या था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले वाले में था ट्रिपल ए, दूसरे में था डबल ए, तीसरे में था ए, पहले का था 20, दूसरे का था 30, तो तीसरे का कितना हो जाएगा अपने आप से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हो सकता है अब तक आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा सी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी डी, डी इज द राइट ऑप्शन, 50%, 20, 30, 50। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, रिस्क वेट फॉर रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग एजुकेशन लोन, उसका रिस्क वेट कितना होगा? ए 0%, बी 10%, सी 50%, डी 75% या ई 100%। और इसका राइट आंसर है, रिस्क वेट के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई थी? एक तो आपको एक्सपोजर दिया हुआ था, दूसरा आपको इनकी
लिमिट दी हुई थी। लिमिट कितनी दी? 7.5 करोड़ तक। और एक तो दी हुई थी आपको, लिमिट दी हुई थी वहां पे कि आपको उसका एक्सपोजर कितना होना चाहिए वहां पे, 7.5 करोड़ तक। और दूसरा जो है उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए कितना, लेस देन 50 करोड़। ये यहाँ पे जो है इसकी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का था, तो इसका आंसर होगा डी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क वेट फॉर कैपिटल मार्केट एक्सपोजर इंक्लूडिंग लोन अगेंस्ट शेयर। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि दो एक साथ पॉइंट थे। अगर आपको फ्रेमिंग याद रहेगी ना कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखा गया था, तो क्वेश्चन में बात लिखा हो गया। कैपिटल एक्सपोजर वाला लिखा था मैंने, उसके नीचे मैंने क्रेडिट कार्ड लिखा था, दोनों को एक साथ लिखा था और ये बताया था रिसेंट में इनमें चेंजेस हुए थे लास्ट में, तो इनको घटाया बढ़ाया गया था। और फाइनली जो है रिस्क वेट फॉर कैपिटल एक्सपोजर रखा गया था ए 50%, बी 75%, सी 125% या डी 150% या ई 200%। और इसका राइट आंसर था 125%। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड कैरी रिस्क वेट ऑफ, क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेट कितना है? ए 50%, बी 75%, सी 125%, डी 150% या ई 200%। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो कैपिटल मार्केट का था, और अभी जो है क्रेडिट कार्ड का है, तो इसका रिस्क वेट इज 150%। पहले मैंने आपको कराया किसका, कैपिटल मार्केट का, फिर क्रेडिट कार्ड का, उसका 125 था और इसका 150%। पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर लोन कैरी व्हाट रिस्क वेट, इनका रिस्क वेट कितना होता है? ए 50%, बी 75%, सी 125% या डी 150% या ई 200%। पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर लोन, और इसका राइट आंसर है सी 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और सुपर एनुएशन बेनिफिट हैव व्हाट रिस्क, उनका कितना रिस्क होता है? ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, तो इसका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए आपसे। इसका तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही आंसर, हो सकता है पहले आप इसका आंसर 0 करते, 1 करते, बट अभी इसका आंसर राइट आंसर क्या है? सी 20%। स्टाफ लोन जो भी सिक्योर्ड होता है उस पे कितना होता है? 20%। अनसिक्योर्ड पे कितना होता है? 75%। चूज द रॉन्ग वन फॉर द रिस्क रेटिंग वेटेड मैप फॉर द रेटिंग असाइनमेंट बाई एक्सटर्नल। लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात कर रहा है ये, कि आपको बताना कौन सा गलत है। ए ट्रिपल ए का 20% होता है, डबल ए का 30 और ए का 50, डी का बी डबल बी का 200 या अनरेटेड का 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर तो सभी सही देंगे। हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए, लेकिन अभी आपको जो तरीका बताया है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसका राइट आंसर इज डी, यानी 200 वाला। ऊपर वाला तो 20, 30, 50 तो बनता ही है पूरा का पूरा। उसके बाद जो है डबल बी वाला क्या आना चाहिए था? 150 आना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो वो आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क वेट असाइन टू द कमर्शियल रियल वाला जो है ये रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए बता रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल हाउस का जो रिस्क वेट आपको पता है, रेजिडेंशियल वाला कम रिस्की होता है, और जो मॉल वगैरह खुलता है उसका ज्यादा होता है। तो उन दोनों का रिस्क वेट कितना था? एक का 125%, बी 100%, सी 75%, डी 50% या ई 25%। मैंने आपको बताया एक रेजिडेंशियल वाला कम होता है, कमर्शियल यानी मॉल वगैरह बनाता है उसका ज्यादा होता है। तो एक का रेजिडेंशियल वाले का कितना है? 75%। और अगर मैं कमर्शियल में यही क्वेश्चन पूछूं तो 100%। फाइंड बेस एंड नॉन फंड बेस क्लेम ऑन वेंचर कैपिटल ट्रैक्ट रिस्क वेट। वेंचर कैपिटल का रिस्क वेट पूछा है इन्होंने। वेंचर कैपिटल का रिस्क वेट कितना है? ए 200%,
150%, सी 125% या डी 100% या ई 75%। और इसका राइट आंसर है बी 150%। A borrower take a borrow housing loan of 28 lakh with LTV of 78%. What will be the applicable risk weight? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार वो डायरेक्ट नहीं बताता है बातों को, देखो घुमा फिरा के जो है किस तरीके से क्वेश्चन को लेके आया, एज ए केस स्टडी लेके आया है। यानी अब आपको दिमाग लगाना है कि 28 लाख का लोन है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी थी, लेस अप टू 30 लाख, उसमें फॉल कर गया। और एलटीवी कितनी है, 78%, यानी लेस देन 80% वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। लोन अप टू 30 लाख और एलटीवी अप टू 80 से कम वाले में आएगा। ए 20%, बी 35% या सी 50%, डी 75% या ई 100%। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर है बी 35%। कैसे, देखिए लोन का अमाउंट कितना है, लेस देन 30%, कितना है, लो लेस देन 30 लाख है। और एलटीवी भी जो है इसकी लेस देन इक्वल टू 80 वाले के अंदर है। तो जो मैंने आपको बताया था लेस देन 80 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम रिस्की होते हैं, तो 35%। अगर यहाँ पे मोर देन 80 वाला हो जाता तो सीधा 50 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कस्टमर अवेल ए हाउसिंग लोन ऑफ 85 लाख। यहाँ पे 85 लाख आ गया, यानी हमारे पास कैटेगरी तो 30 लाख और 75 लाख वाले की, तो ये उसको ही क्रॉस कर गया। ठीक है, ये उसको अमाउंट को क्रॉस कर गया 75 वाले को, विद एलटीवी ऑफ लेस देन 80% वाली। व्हाट इज द रिस्क वेट। अब मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपको, मैंने हिंट आपको जरूर दे दिया है कि ये जो है वाले, देखिए वहां पे दो ही ऑप्शन होते हैं, 35 और 50। तो या तो एलटीवी कम हो तो 35 होता है, या लोन अमाउंट ज्यादा हो या एलटीवी ज्यादा हो तो कितना होता है आपको पता ही है, 50। अगर लोन अब वो 75 लाख है और एलटीवी जो है अगर वहां पे 75 से कम है तो भी रिस्क वेट कितना होगा, 50%, क्योंकि वहां पे अमाउंट लोन का ज्यादा हो गया इसके लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा टॉपिक आज का पढ़ाया हुआ समझ आया। अगर आपको समझ आया तो और आपको बेनिफिशियल लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका जो है हर एक सजेशन और फीडबैक ऑलवेज वेलकम करते हैं, और आपका हर एक कमेंट और फीडबैक हमारे लिए मैटर करती है। टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।